हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप वीडियो देखना शुरू कर चुके हैं तो आप कम से कम वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखोगे तभी इसका पूरा फ़ायदा आपको पहुँचेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो वीडियो शुरू करते हैं, 1 मिनट देखते हैं और फिर स्किप कर जाते हैं, लेकिन 1 मिनट में उनको क्या समझ में आएगा, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 1 मिनट में क्या सीख सकता है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, वास्तव में अपना मतलब आकलन करना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। हाँ, स्पीड आप अपने अनुसार ज़रूर सेट कर सकते हैं कि आप स्पीड को 1.25 गुना या 1.50 या फिर दुगुनी स्पीड से भी आप देख सकते हैं, अगर आपको स्पीड मेरी कम लग रही है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा कि चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018, जिसकी एग्ज़ाम अभी जनवरी 2020 में हुई थी। उसके लगभग सभी सब्जेक्ट हैं मैंने करवा दिए हैं साइकोलॉजी के। तो आप वहाँ से देखोगे तो लगभग 600 क्वेश्चन तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले हो गए और 100 क्वेश्चन हैं वो हरियाणा टेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। हरियाणा टेट, जिसमें नवंबर 2019 के पीआरटी के क्वेश्चन, टीजीटी के क्वेश्चन और पीजीटी के क्वेश्चन भी अपलोड हो चुके हैं। अब बात कर रहे हैं दोस्तों आज की वीडियो की, तो ये पेपर है वो जनवरी 2019 में हुआ था और इसमें हम पीआरटी वाला पेपर आज ले रहे हैं, फिर आगे आने वाले 2 दिनों में आपको टीजीटी और पीजीटी का पेपर भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार लगभग 800 या 900 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हो चुके हैं, जो आपको आगे आने वाली एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होंगे। क्योंकि आपको एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मुश्किल यही होती है साइकोलॉजी में कि क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो समझ में नहीं आती है। तो आप इन क्वेश्चन को आराम से सोल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज वो समझ में आने लग जाएगी और आप अपनी जो तैयारी कर रहे हैं उसका 100% फ़ायदा ले पाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो ये देखिए दोस्तों, आज हमारा पीआरटी का पेपर, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रकार की शैली को प्रोत्साहित करता है। मतलब चिंतन की गहन प्रकार की शैली पूछ रहा है। तो आधा का प्रतिलोम क्या होता है, न्यूनतम छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, और आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे। और चौथा ऑप्शन है, जोड़ घटाव का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य है। तो चिंतन की गहन प्रकार की शैली पूछ रहा है दोस्तों, तो गहन शैली में आ जाएगा कि जोड़ है वो घटाव का विलोम होता है, कहने का क्या तात्पर्य होता है, इस प्रकार की शैली है वो चिंतन की गहन शैली होती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आता है अगला क्वेश्चन, अधिगम है, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। ऑप्शन सेकंड है, व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। तीसरा है, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है, विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है। तो दोस्तों, अधिगम है वो व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव होता है, वो है अधिगम। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आता है अगला क्वेश्चन, कोलब्रुक के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर में वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण या अभ्यंतरीकरण प्रदर्शित नहीं करता है और बालक के नैतिक तर्क बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। तो कौन सी अवस्था होती है, मतलब कोलब्रुक के अनुसार कौन सी अवस्था होती है। मतलब क्वेश्चन की अगर मूल बात करें तो क्वेश्चन क्या है कि कोलब्रुक के अनुसार कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक है वो नैतिक विकास बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित करते हैं, ये कौन सी अवस्था में किया जाता है। तो ऑप्शन है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, मतलब सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो दोस्तों, नैतिक बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित किए जाते हैं वो है पूर्व परंपरागत, मतलब जब बच्चा शेषावस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है उस समय बालक को हम डराकर या धमकाकर या पुरस्कार और दंड से नियंत्रित करते हैं, तो वो अवस्था होती है प्री कन्वेंशनल। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, बालक की विवेचना तर्क तार्किक नहीं है और वह अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है संवेदीगामक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था और औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, मैं शुरू से आपको कह रहा हूँ कि आपको कोलब्रुक, प्याजे, वाइगोत्स्की, कम से कम ये 3 चीज़ें, और चौथी चीज़ है मनोवैज्ञानिक विकार जिसमें डिसलेक्सिया आ जाते हैं और बुलिमिया आ जाता है। तो ये सब विकारों से लगभग आपको, मतलब इन 3-4 टॉपिकों से आपको लगभग 7 या 8 क्वेश्चन 30 में से देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में। तो ये भी आता है प्याजे के अनुसार। तो इसमें पूछ रहा है कि प्याजे की विवेचना वो तार्किक नहीं है और यह अंतर्बोध पर आधारित न कि व्यवस्थित तर्क पर। तो प्याजे के अनुसार कौन सी अवस्था कहलाती है, इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व क्रियात्मक काल। पूर्व क्रियात्मक काल हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए कौन सा चरण
उपयुक्त नहीं है या वांछनीय नहीं है। तो इसमें व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना और विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना। तो दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता में ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट है कि सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करने से कोई मतलब नहीं है, आर्थिक स्थिति से क्या लेना देना है व्यक्ति की विभिन्नता का। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण प्रक्रिया है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है और चिंतन और भाषा असंबंधित है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि चिंतन के विषय में गलत कथन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चिंतन और भाषा असंबंधित हैं। ये बात इसमें गलत है। ये भी दोस्तों संबंधित होते हैं, चिंतन और भाषा संबंधित होते हैं, ये होना चाहिए था ऑप्शन, लेकिन इसमें ये असंबंधित हैं, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया? पूरक अधिगम नियम बात कर रहा है दोस्तों, पूरक अधिगम नियम की। तो तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो पूरक अधिगम नियम होता है वो दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर 2, बहु अनुक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसमें, बहु अनुक्रिया का नियम। अब आता है अगला नियम, अगला क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? गणितीय कौशल, संगीत कौशल, अंतर्व्यक्तिक कौशल और व्यवहारिक कौशल। तो बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, आप सबको पता होगा, जिसमें उन्होंने बुद्धि 9 प्रकार की बताई थी। तो इसमें कौन सा नहीं आता है? ऑप्शन नंबर 4 व्यवहारिक कौशल है। इन्होंने बुद्धि का कोई प्रकार नहीं बताया था, व्यवहारिक कौशल। गणितीय कौशल बताया था, संगीत कौशल बताया था, अंतर्व्यक्तिक कौशल भी बताया था। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी पारिस्थितिकी बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? समस्या आधारित, अन्वेषण या खोज, निर्देशित अन्वेषण और प्रदर्शन। तो इसमें पूछा है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है, तो कौन सी नहीं है बाल केंद्रित पर? ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा 4, प्रदर्शन, ऑप्शन 4। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? दुश्चिंता, उपलब्धि की आवश्यकता, आकांक्षा स्तर और प्रशंसा। दोस्तों ये बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन के आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, और लगभग में ऑप्शन प्रशंसा वाला ही होता है गलत। प्रशंसा होती है वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है, ये प्रशंसा आपको आंतरिक में देगा और यही गलत होता है। प्रशंसा होती है बाह्य अभिप्रेरणा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बहुबुद्धि मन के फ्रेम या ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर, अल्फ्रेड बिनी, थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि बहुबुद्धि और मन के फ्रेम ढांचे सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो भाषा को घुमा दिया है, बल्कि पूछा यही है कि बहुबुद्धि सिद्धांत है वो किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का। क्वेश्चन हल करने से आपको यही फायदा मिलेगा कि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है उसको समझते हुए आप अपना क्वेश्चन है वो अपनी एग्जाम में सही कर पाओगे। तो इसमें हो जाएगा बहुबुद्धि सिद्धांत है हार्वर्ड गार्डनर का। सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है, और इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियां प्रयोग की जाती हैं। तो इसमें पूछा है दोस्तों गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसमें निदानात्मक मूल्यांकन है वो शामिल होता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें बताया था हार्वर्ड गार्डनर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम कौशल सृजनात्मकता के विकास में बाधा पहुंचाती है? विद्यार्थियों को लचीले ढंग से चिंतन में सहायता करना, विद्यार्थियों को जोखिम या खतरा उठाने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना, और विद्यार्थियों को अध्यायशाई और विलंब संतुष्टि हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना। तो इसमें पूछ रहा है कि सृजनात्मकता के विकास में कौन सी चीज़ है वो बाधा पहुंचाती है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा कि शिक्षण अधिगम के दौरान विद्यार्थियों को अति नियंत्रित करना, क्योंकि नियंत्रित करने से बच्चा है उसमें सृजनात्मकता का विकास नहीं हो पाएगा। बच्चा को खुले छोड़ने पर ही वो सृजनात्मक तरीके से मौलिकता का मतलब काम करेगा अपने मन के अनुसार। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब आता है अगला क्वेश्चन, एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक, ये देखिए दोस्तों जूम करता हूँ, कि एक बालक जिसे मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है प्राय दीर्घ काल तक अत्यधिक भाषा की कमी को दर्शाता है, जो बाद के भाषा उद्भाषण अनुभवों द्वारा पूर्ण रूप से बिल्ले ही पूरी होती है।
यह साक्ष्य भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है? वातावरणीय, जैविकीय, अंतःक्रियावादी या व्यवहारिक? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा वातावरणीय, क्योंकि वह मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखी हुई है, मानव संपर्क से पृथक बड़ा किया गया है। तो मानव संपर्क नहीं होगा, वहाँ वातावरणीय हो जाएगी। यह भाषा विकास के कौन से पक्ष को बल देता है? वातावरणीय। अब आता है अगला क्वेश्चन, बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? अधिनायकवादी, लापरवाह, प्राधिकारिक और कृपालु। इसमें पूछा कि दोस्तों बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी है? तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, प्राधिकारिक। क्योंकि अधिनायकवादी हो नहीं सकती, क्योंकि सामाजिक दक्षता बात कर रहा है। लापरवाह तरीके से भी नहीं हो सकती, कृपालु भी नहीं हो सकती, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा प्राधिकारिक। अब आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संरचनात्मक या निर्माणात्मक आकलन के लिए उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है? प्रश्नोत्तरी, मानदंड संदर्भित परीक्षण, समूह परिचर्चा और वार्तालाप। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा मानदंड संदर्भित परीक्षण। ये संरचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ये दोस्तों कल वाले पेपर में भी क्वेश्चन आया था, मानदंड संदर्भित परीक्षण। अब आता है अगला क्वेश्चन, अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संकलित या योगात्मक आकलन औपचारिक आकलन होता है, संकलित आकलन अनौपचारिक आकलन कहलाता है, संकलित आकलन अनुदेशन प्रक्रिया के दौरान होता है, और संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, मतलब कथन एक तो है सही और 3 कथन है गलत। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संकलित आकलन या योगात्मक आकलन, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं समेटिव। समेटिव होता है वो औपचारिक आकलन होता है, औपचारिक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है, बाकी हैं गलत। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अधिगम अयोग्यता या निर्योग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है? वह यह बाह्य है और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है, यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है, यह बाह्य है और सांवेगिक विक्षोभ या बाधा से होती है, और चौथा ऑप्शन है यह आंतरिक है और मानसिक मंदता से होती है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि उपयुक्त रूप से परिभाषित की जा सकती है, तो इसमें अधिगम निर्योग्यता की परिभाषा ही पूछ ली। तो दोस्तों ये होती है कि यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर अगला क्वेश्चन, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तथ्य है? यह पूर्वानुमान प्रारूप के अनुसार नहीं होता है, यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यह सभी व्यक्ति समान दर से विकास करते हैं, और विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होता है। तो दोस्तों इसमें सार्थक तथ्य पूछा है कि कौन सा कथन है वो सार्थक है। इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड की यह आनुवंशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। दोस्तों वो होता है विकास, मतलब विकास बराबर वातावरण गुणा आनुवंशिकी, ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता है? अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रक्रम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, और अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। तो दोस्तों सामाजिक निर्मितवादी सिद्धांत आप सबको पता होगा, वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। तो इसमें हो जाएगा अधिगम के लिए दूसरों के सहयोग पर बल देना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, समावेशन का तात्पर्य है एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित या सामान्य कक्षा में शिक्षित करना, कुछ समय के लिए, अधिकांश समय के लिए, पूरे समय के लिए, या विद्यालय में सामाजिक गतिविधियों के दौरान। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा पूरे समय के लिए, क्योंकि समावेशन शब्द काम में लिया है, समावेशन शब्द, तो इसमें हो जाएगा पूरे समय के लिए। फिर आता है अगला क्वेश्चन, चोम्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने की एक अंतर्जात क्षमता जो मानव को जैविक वंशागति के फलस्वरूप प्राप्त हमारी अद्वितीय क्षमता है को कहते हैं? भाषा अनुकूलन श्रेणी, भाषा अर्जन साधन, और भाषा स्वीकार्य इच्छा, और भाषा अर्जन क्षेत्र। दोस्तों इसमें चोम्स्की के अनुसार पूछा है, तो चोम्स्की के अनुसार होता है भाषा अर्जन साधन, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, भाषा अर्जन साधन। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता या गुण व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है, ये बात इसमें पूछी है, अभिप्रेरित व्यवहार से। तो ऊर्जित, निर्दिष्ट या निर्देशित, पृथक, सतत या लगातार।
तो दोस्तों इसमें हो जाएगा पृथक। विपरीत व्यवहार से संबंधित नहीं है, क्या नहीं है, पृथक नहीं है, विपरीत व्यवहार से संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, गेन्ने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। मतलब आप सबको पता होगा कि गेन ने जो अधिगम सिद्धांत दिया था उसमें 8 प्रकार का अधिगम बताया था। तो 8 प्रकार के अधिगम में सबसे पहला था संकेत अधिगम, और सबसे लास्ट या सबसे उच्च कोटि का अधिगम हम बताएं तो वो होता है समस्या समाधान अधिगम। मतलब इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो बिल्कुल राइट है, समस्या समाधान अधिगम। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट और उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। तो दोस्तों इसमें वंचित बालक की विशेषता नहीं है, ये बात इसमें पूछी गई है। तो इसमें हो जाएगा आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान कराना, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं है ये बात इसमें पूछी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, एक बालक जो किसी एक विशेषता या लक्षण जैसे दुश्चिंता या सामाजिकता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है, आनुवांशिकी के, वातावरण के, आनुवांशिकी और वातावरण के और परिपक्वता के। तो दोस्तों इसमें क्या है कि एक बालक की किसी एक विशेषता या लक्षण में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी वह इसी तरह का रहता है। मतलब बाद के वर्षों में भी वह इसी तरह का रहता है, तो ये लक्षण होता है दोस्तों किसका, आनुवांशिकी का। क्योंकि आनुवांशिकी के लक्षणों में भी वह बाद के वर्षों में भी कोई सुधार नहीं हो पाता है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आता है अगला क्वेश्चन, विकास के पक्ष या क्षेत्र जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? पृथकता से, आंशिकता से, यादृच्छिकता से और समग्रता और साकल्यता या संपूर्णता से। तो दोस्तों इसमें विज्ञान विकास के पक्ष पूछा है, विकास के पक्ष, तो इसमें हो जाएगा समग्रता और साकल्यता या संपूर्णता से। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसमें राइट है, समग्रता से और साकल्यता से। फिर अब वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य या कृत्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, पार्ड या ढांचा, आसन विकास क्षेत्र या अंतः व्यक्ति निष्ठता। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा आसन विकास क्षेत्र। इसमें ये क्वेश्चन है वो दोस्तों पहले भी आया था, आसन विकास क्षेत्र में बात कर रहा था उस टाइम भी, ZPD इंग्लिश में इसको ZPD कहते हैं। ये देखिए आपको मैं दिखा दूँ, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें होता है कि वह कार्य या करते जो बालक अकेले के लिए तो अत्यधिक कठिन होता है परंतु किसी प्रौढ़ या अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो, वह होता है आसन विकास क्षेत्र। फिर आता है अगला क्वेश्चन, संवेग की प्रकृति निम्नलिखित में से कौन से कथन से सही रूप से प्रकट होती है? कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारिक पक्ष होता है, संवेग जीव की स्थायी अवस्था है, संवेगात्मक प्रकटीकरण को अधिगम द्वारा परिवर्तित नहीं कर सकते, प्रत्येक तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक संवेग के साथ एक भावना निहित रहती है। ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अब दोस्तों इसमें संवेग है वो जीव की अस्थायी अवस्था होती है, कुछ एक संवेगों का ही व्यवहारात्मक पक्ष होता है, ये भी कथन है वो गलत है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आता है साइकोलॉजी का आज का लास्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है? आंकड़ों का एकत्रीकरण करना, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, सत्यापन और सामान्यीकरण करना और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। तो समस्या समाधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? ये बिल्कुल सही है, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट है। तो ये थे दोस्तों साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन। अब हम हिंदी के क्वेश्चन की बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा अगर व्यूज़ बढ़ते हैं और लाइक बढ़ते हैं। इसी प्रकार के आपको पेपर हैं आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी के 15 क्वेश्चन है जल्दी जल्दी से, कि एक कर्मक क्रिया वाला वाक्य है, महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी, उसने हमें पुस्तक दी, बहन ने भाई को राखी बांधी, मैंने पिताजी को पत्र लिखा। तो इसमें पूछा है कि दोस्तों एक कर्मक वाला वाक्य कौन सा है? एक कर्मक वाला है महर्षि वेदव्यास ने जय संहिता लिखी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर एक गुण सवर संधि का उदाहरण चुनिए, यमनोर्मी, दध्योदन, मनोदशा, शिरोरेखा। तो इसमें गुण सवर संधि है ऑप्शन नंबर फर्स्ट
यमनोर्मी में गुण सवर संधि है। फिर है यावजीवन पद में समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, क्रमधारय और बहुव्रीहि। तो दोस्तों इसमें है कि यावजीवन में कौन सा समास होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट है, अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है यावजीवन। फिर है गलत संधि विच्छेद वाला वाक्य है वो चुनना है, उद प्लस डयन उड्डयन, पद प्लस अति पद्धति, तत् प्लस टीका टट्टिका, शरद प्लस उल्लास शरदोल्लास। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि गलत संधि विच्छेद वाला ऑप्शन है वो हमको बताना है। तो दोस्तों इसमें है शरद प्लस उल्लास शरदोल्लास, ये कथन है इसमें गलत है, ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन, मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, रेखांकित पदों में विशेषण का भेद इंगित करें। क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, पूर्णांक बोधक निश्चित संख्यावाचक विशेषण, समुदायवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण और आवर्तीवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इसमें है कि मोहन 7वीं कक्षा में पहले स्थान पर रहा, तो दोस्तों इसमें विशेषण होगा क्रमवाचक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपत्यवाचक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दाम्पत्य, पाश्विक, दासरथी और आस्तिक। तो इसमें पूछा है कि अपत्यवाचक प्रत्यय, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दासरथी। फिर आता है अगला क्वेश्चन, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, रेखांकित पद का संज्ञा भेद इंगित कीजिए। भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। इसमें क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो, तो ऊंचाइयों में कौन सी संज्ञा है ये बात इसमें पूछी गई है। तो दोस्तों ऊंचाइयां हैं जाति, ऊंचाइयां मतलब जातियों का एक समूह है, तो ऊंचाइयां हैं मतलब जातिवाचक संज्ञा है, किसी एक निश्चित ऊंचाई की बात इसमें नहीं की गई है, इसलिए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। दुरावस्था, मातृभक्त, मनः कामना और अंतर्ध्यान। तो दोस्तों अशुद्ध विकल्प है वो इसमें चुनना है, अशुद्ध विकल्प, तो उस ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दुरावस्था, ये इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है दुरावस्था। फिर है योगी शिवेंद्र कुशासन पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास है, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व। कुशासन पद पर विराजमान है, रेखांकित पद में समास बताना है दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर अशुद्ध विलोम यौन सा है, संश्लेषण का विश्लेषण होता है, बिल्कुल सही है, श्लील का अश्लील, सती का उल्टा और ससीम का असीम। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सती का उल्टा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है। आत्मीयता, निपुण्य, धैर्यवता, सारल्य। तो दोस्तों विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा पद नहीं है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आत्मीयता। फिर आता है अगला क्वेश्चन, उत्कोच शब्द का सही अर्थ है। घूस लेने वाला, घूस देने वाला, घूस रिश्वत लेने का इच्छुक। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा उत्कोच शब्द का सही अर्थ है घूस, ऑप्शन नंबर 3 इसमें बिल्कुल राइट है घूस। सॉरी दोस्तों इसमें हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर 3 ही है, उत्कोच का अर्थ है घूस, ऑप्शन नंबर 3 ही इसमें राइट है घूस। फिर आता है अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में अविकारी पद नहीं है। संबंध सूचक, सर्वनाम, समुच्चय बोधक और क्रिया विशेषण। ये तो दोस्तों इजी क्वेश्चन हो गया कि अविकारी पद नहीं है, कौन सा है नहीं है, सर्वनाम। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम ये शब्द विकारी शब्दों में आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम, और अविकारी में आता है समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, ये शब्द आते हैं अविकारी में। फिर आता है अगला क्वेश्चन, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूंगा। रेखांकित पद का सर्वनाम भेद बताइए। संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक और निश्चयवाचक। तो दोस्तों आप आ गया, आप में कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम। फिर आता है अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अवनद, अवलेह, अवक्षेहण, अवधि। तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये शब्द इसमें बताना है। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अवधि। अवधि में उपसर्ग का प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो ये थे दोस्तों आज के 45 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसा ही वीडियो आपको कल भी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।